बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट जो है ना वो डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे, यानी लागत की दर्जाबंदी किस तरह की गई है, कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे किया गया, करेक्टराइज कैसे किया गया है, कैटेगराइज कैसे किया गया है, मतलब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसकी। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन बिहेवियर। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि हम कॉस्ट को ग्रुप कर देते हैं, यानी दर्जाबंदी कर देते हैं कॉस्ट की, लागत की, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन बिहेवियर, उनकी नौइयत के मुताबिक, उनकी खसूसियात के मुताबिक, कॉस्ट की खसूसियात के मुताबिक या कॉस्ट की नौइयत के मुताबिक हम उसकी दर्जाबंदी कर देते हैं, उसको ग्रुप कर देते हैं, ताकि कॉस्ट जो है उसको बेहतर अंदाज के अंदर समझा जा सके। To achieve the objective of cost accounting, cost is grouped and computed in different ways, keeping in view the objective of classification. तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट को ग्रुप्ड कर देते हैं ताकि उसको बेहतर अंदाज में समझा जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको कंप्यूट किया जा सके, यानी उसको मालूम किया जा सके। तो बेसिकली ये कोई इतना ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। वही उसने बताया कि क्लासिफिकेशन, हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि कॉस्ट को डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज़ के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं, ताकि उसको बेहतर तरीके से समझा जा सके, बस सिंपल। अच्छा जी, हिंस द कॉस्ट में बी क्लासीफाइड इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों के अंदर मुख्तलिफ ज़रिए से हम कॉस्ट को कैटेगराइज करते हैं। कॉस्ट बिहेवियर इन रिलेशन विद एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिहाज से, यानी जो सरगर्मियाँ हैं उनके लिहाज से हम कॉस्ट को कैसे कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, दिस क्लासिफिकेशन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बिहेवियर इन रिलेशन विद प्रोडक्शन और एनी अदर एक्टिविटी। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, जो हम एक्टिविटी बेस पे करते हैं, उसमें हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं या कॉस्ट को ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर इन रिलेशन विद प्रोडक्शन। जो पैदावार होती है ना, पैदावार के लिहाज से या दूसरी जो सरगर्मियाँ होती हैं उनके लिहाज से हम कॉस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड करते हैं, जिनमें से कुछ दरअज़ हैं फॉलोइंग आर टाइप्स विच आर ग्रुप्ड अंडर दिस हेड। फिक्स्ड कॉस्ट, पहली है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी मुस्तकिल कॉस्ट कहते हैं लागत को, फिक्स्ड मुस्तकिल लागत। ये पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जहाँ पे इसकी टाइप्स डिस्कस की थी मैंने। नाम जब आए थे इनकी टाइप्स के, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो मुस्तकिल हो, जो चेंज ना होती हो, जो कम ज़्यादा ना होती हो। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ दैट कॉस्ट which remains constant in total within a relevant range in spite of change in production or level of activity for a specific period. अच्छा, ये वो लागत है, ये वो कॉस्ट है जो पैदावार या सरगर्मियाँ जो हैं उनका लेवल, सतह जो है, कामों की सतह, उनके बढ़ने या कम होने से इस पर कोई असर ना पड़ता हो, बल्कि ये परमानेंट रहती हो, मुस्तकिल रहती हो, कांस्टेंट रहती हो। इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ आल्सो नोन एज स्टैंड बाई कॉस्ट या कैपेसिटी कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट। इनको हम स्टैंड बाई कॉस्ट भी बोलते हैं, कैपेसिटी कॉस्ट भी बोलते हैं और पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, एग्जांपल्स के तौर पर, रेंट है, किराया, प्रॉपर्टी टैक्स जो है, या सुपरवाइज़र्स सैलरीज़, किराया, प्रॉपर्टी टैक्स, सुपरवाइज़र्स जो हैं उनकी सैलरीज़, उनकी तनख्वाहें, और डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फैसिलिटीज़, जो ऑफिस की सहूलियात होती हैं उन पर जो अखराजात आते हैं, एडवर्टाइजिंग, इश्तिहारात, इंश्योरेंस वगैरह, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, ये फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है। ये कम ज़्यादा नहीं होती, मतलब पैदावार के बढ़ने या कम होने से। तो ऐसी कॉस्ट विच रिमेंस कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन के चेंज होने से वो कांस्टेंट ही रहे, कम या ज़्यादा होने से वो कम या ज़्यादा ना हो, तो उस कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। और ये उसकी एग्जांपल्स हैं 4-5, इनमें से आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद वो कहता है फिक्स्ड कॉस्ट आर इंक्योर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम एंड नॉट विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और जॉब। ये वाले जो अखराजात होते हैं ना, ये पैदावार की जो मिकदार होती है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट यानी पैदावार की मिकदार, उस पर असरअंदाज नहीं होते, बल्कि वक्त की बुनियाद पर, इंक्योर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त की बुनियाद पर ये वाले जो है ना तय किए जाते हैं अखराजात, जैसा कि माहाना, सालाना, सच एज़ पर डे, पर मंथ, पर ईयर, ठीक है, रोज़ाना, माहाना, सालाना, इस तरह करके इनको हम इंक्योर करते हैं,
तय करते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन जो है ना, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पैदावार पर असरअंदाज नहीं होते। इसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट, ये उसका उल्टा है। वेरिएबल का मतलब है मुतगैर, यानी जो चेंज होती रहती है, जिसमें तगैर आता है, तब्दीली आती है। वेरिएबल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच वेरीज इन टोटल विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी से या लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है पैदावार से या कामों से चेंज होती रहती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। यानी प्रोडक्शन बढ़े या घटे तो ये भी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो ऐसी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। इट फ्लक्चुएट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन विद द वेरिएशन इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये उस एक्टिविटी के साथ साथ, यानी जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है उसके साथ साथ फ्लक्चुएट करती है, यानी कम ज़्यादा होती रहती है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। सम एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस, यानी मज़दूरों की जो उजरत होती है। सेल्समैन कमीशन, सेल्समैनों का जो कमीशन होता है। और पावर। तो इस किस्म की जो कॉस्ट है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये यानी कि चेंज होती रहती है, डेली वेजेस चेंज होते रहते हैं। सेल्समैन कमीशन, पावर कॉस्ट जो है ना वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे एक और उसने सिंपल सी एग्जांपल दी है। वो कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग टेबल इज़ Rs 1000, then for production of 50 tables total cost of wood will be Rs 50,000। वो कहता है कि लकड़ी का एक टेबल बनाने के लिए हमें 1000 रुपये कॉस्ट आती है, तो फिर 50 टेबल बनाने के लिए हमें 50,000 कॉस्ट आएगी। तो अब देखें, हमने प्रोडक्शन बढ़ाई, पहले एक टेबल बना रहे थे ना, अब हम 50 टेबल्स जो है ना वो बना रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है। द कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज़, तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है, अब इसका उल्ट ले लें, मतलब अगर हमने टेबल कम कर दी है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उम्मीद है इससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ जाती है या कम करने से कम हो जाती है। और उल्ट भी हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट कम हो जाए, प्रोडक्शन कम करने से कॉस्ट ज़्यादा हो जाए। तो बहरहाल चेंज होती रहती है, ठीक है। चेंज हो जाए प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा होने से, ये भी कम या ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। और अगर ना हो तो फिर ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी। इसके बाद यहाँ पे एक टेबल है, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। इसको छोड़ दीजिए, ये कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखें, थर्ड टाइप है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल यानी नीम मुतगैर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज़ आल्सो नोन एज सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और मिक्स्ड कॉस्ट। इसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट यानी आधी फिक्स्ड और आधी वेरिएबल या मिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि इसके अंदर दोनों वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। मतलब इसका कुछ हिस्सा जो है वो मुस्तकिल होता है और कुछ हिस्सा इसका मुतगैर होता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट अप टू सम एक्सटेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, आफ्टर दैट इट वेरीज विद द चेंज इन प्रोडक्शन और एक्टिविटी लेवल। यानी कुछ हिस्से तक, प्रोडक्शन के कुछ हिस्से तक, एक्टिविटी के कुछ लेवल तक ये कांस्टेंट रहती है, और फिर उसके बाद जो है ये चेंज होना शुरू हो जाती है, वेरी करना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इसको सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड या मिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो बोलते हैं। यानी इसके अंदर दोनों की खसूसियात होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की भी और वेरिएबल की। यानी कुछ अरसे तक ये फिक्स्ड रहती है, उसके बाद ये चेंज होना शुरू हो जाती है, तो फिर फिक्स्ड भी हो गई और चेंजिंग भी होगी, वेरिएबल भी होगी, तो इसलिए इसको मिक्स्ड बोलते हैं। यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, सम कॉमन एग्जांपल्स। और एक तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आप लिख सकते हैं, टेलीफोन का बिल जो है। या फिर सुपरविजन है, सुपरविजन देखभाल को कहते हैं, निगरानी को। लाइट एंड पावर, रोशनी और जो बिजली है। डेप्रिसिएशन, मुरम्मत जो होती है, मशीनों की मुरम्मत। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी वही होती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये प्रोडक्शन के साथ साथ पहले एक हद तक जो है वो कांस्टेंट रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं। उसके बाद जब प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है, ज़्यादा की जाती है, तो उसके साथ ही ये भी फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है कॉस्ट इसकी, इन तमाम चीज़ों की। तो इन एग्जांपल्स को हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। अच्छा जी, पहले ये जो अब टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, ये थी प्रोडक्शन के लिहाज से कॉस्ट बिहेवियर इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन, पैदावार के लिहाज से कॉस्ट की टाइप्स थी। अब कॉस्ट बिहेवियर इन रिलेशन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी लागत की शनाख्त के लिहाज से, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसकी दर्जाबंदी कैसे की गई है। अच्छा, इसको सादा अल्फाज में आप यूँ लिखेंगे कि इन रिलेशन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट द कॉस्ट्स आर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट कॉस्ट्स एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको दो कैटेगरीज़ के अंदर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिहाज से दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया, एक डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट पढ़ते हैं, बराह रास्त लागत जो है, बराह रास्त कॉस्ट क्या होती है।
अच्छा जी, डायरेक्ट कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड चार्ज टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये वो कॉस्ट होती है जिसको इजीली आसानी के साथ आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी उसकी शनाख्त कर ली जा सके। उस कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। यानी ये वो लागत है जिससे मखसूस प्रोडक्ट या सर्विस से बराह रास्त हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी शनाख्त कर सकें। और इसकी कॉमन एग्जांपल्स ये हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट की क्लॉथ यूज्ड इन मेकिंग शर्ट, यानी एक शर्ट के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है कमीज़ बनाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होगी। या फिर वेजेस ऑफ टेलर, जो दर्जी है, दर्जी की मजदूरी, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना ये डायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं, यानी जिनको आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाए। इसके बाद है जी इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी बिल वास्ता कॉस्ट। Indirect costs cannot be economically and conveniently identified and charged to cost object। ये वो लागत होती है जो इकोनॉमिकली या मतलब इकोनॉमिक वे से, इकोनॉमिक तरीके से या आसानी के साथ जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, उन कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, किसी फैक्ट्री की इंश्योरेंस, या डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या फिर जो है मशीनरी उसकी ग्राउट वगैरह। लाइटनिंग एंड पावर, किसी फैक्ट्री के अंदर, मशीनरी के अंदर लाइट या बिजली। इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये सारे जो है ना ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसकी एग्जांपल्स हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में जो कॉस्ट हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई ना कर सके, कन्वीनियंटली, ईज़िली, इसका ईज़िली आप कर सकते हैं, आसानी के साथ जिसको हम आइडेंटिफाई ना कर सकें, उस कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, या डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, लाइटनिंग है, पावर है इन अ फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद है चार्जेबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, मालियाती स्टेटमेंट, उनके लिहाज से जो कॉस्ट है उसकी कितनी अकसाम है, कितनी कैटेगरीज़ हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द कॉस्ट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज़ पीरियड कॉस्ट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुनियाद पर इसको मज़ीद दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। एक को हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं और दूसरे को पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट्स आर रिलेटेड टू मेकिंग और एक्वायरिंग द प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज दैट डायरेक्टली जनरेट रेवेन्यूज़ ऑफ एन एंटिटी। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है ना, ये वो वाली लागत होती है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगती है या कोई सर्विस प्रोवाइड करने में लगती है, उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। यानी जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, कोई पैदावार बना रहे होते हैं, या आप कोई सर्विस दे रहे होते हैं, कोई खिदमात कर रहे होते हैं किसी भी किस्म की, तो उस पर आपकी जो कॉस्ट आती है ना, उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होती है, और सम फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। अच्छा, सिर्फ इनके नाम यहाँ से आप पढ़ें और यहाँ पे देखें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, ये ख़ाम माल पर मुश्तमिल होता है। ऑफ प्रोडक्ट सच एज वुड इन फर्नीचर, जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है। क्ले इन ब्रिक्स, ईंटों के लिए मट्टी की ज़रूरत होती है। लेदर इन शूज़, शूज़ बनाने के लिए चमड़े की ज़रूरत होती है। एंड वीट इन फ्लोर, आटे के लिए गंदम की ज़रूरत होती है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो ये इस प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आती है। यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए इन चीज़ों पर कॉस्ट तो आएगी। अगर आपने फर्नीचर बनाना है तो वुड जो है उस पर कॉस्ट आएगी। अगर आपने ब्रिक्स बनानी है तो क्ले पर कॉस्ट आएगी। अगर आपने शूज़ बनाने हैं तो लेदर पर कॉस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल हैं, और इन पर जो कॉस्ट आएगी इसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। इसके बाद है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब है बराह रास्त मजदूरी। जिस तरह आप किसी टेलर को मजदूरी देते हैं, वेजेस ऑफ टेलर आप इसमें लिख सकते हैं। वेजेस ऑफ ड्राइवर इन ट्रैवलिंग एजेंसी, किसी ट्रैवलिंग एजेंसी में ड्राइवर की जो तनख्वाह होती है। वेजेस ऑफ कंपोज़र इन प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग की दुकान पर जो कंपोज करने वाला बंदा होता है उसके जो वेजेस। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, ये डायरेक्ट लेबर में आ जाती हैं। इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आप लिख सकते हैं जैसे बिजली, किराया, रेंट रेट्स, पावर, बिजली, लाइटनिंग, रोशनी एंड हीटिंग, सम एग्जांपल्स। तो ये सारी चीज़ें, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स आप लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन, सुपरवाइज़र सैलरी, इंश्योरेंस, इस किस्म की चीज़ें जो है ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आती हैं। मतलब इन चीज़ों पर भी प्रोडक्ट कॉस्ट इफ़ेक्ट होती है, इन चीज़ों से भी।
क्योंकि बेसिकली यही सारी कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। कोई भी प्रोडक्शन आपने करनी है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है फैक्ट्री के अंदर, तो इन चीज़ों पे अखराजात होंगे, तो इसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट ही बोलेंगे। इसके बाद इसको छोड़ दें, ये सारा वही चीज़ें हैं, मैंने आपको समझा दिया है। डायरेक्ट मटेरियल्स कौन से हैं, डायरेक्ट लेबर क्या है, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना ये क्या है। तो इसलिए समरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम पीरियड कॉस्ट पर। पीरियड कॉस्ट क्या होती है, यानी मुद्दत की लागत। अच्छा, पीरियड कॉस्ट क्या होती है? पीरियड कॉस्ट और ऑल द कॉस्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है, वो लागत होती है जो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ना उसके अंदर शामिल नहीं होती। दीज कॉस्ट्स आर एक्सपेंस्ड इन द पीरियड इन विच दे आर इंक्योर्ड। ये वाली जो लागत होती है ना, ये किसी ख़ास वक्त के अंदर खर्च होती है। एक्सपेंस होती है यानी खर्च होती है इन द पीरियड, वो किसी ख़ास पीरियड के अंदर, किसी ख़ास वक्त के अंदर जो है ना ये कॉस्ट खर्च होती है। और ये वाली कॉस्ट जो है ये प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होती। मसलन कमीशंस, सेल्स कमीशंस, आप कमीशंस देते हैं अपने जो मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कि वो अगर ज़्यादा अच्छा काम करें तो उनको कमीशंस देते हैं। तो अब ये सैलरी से अलहदा है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग है, आप तशहीर करते हैं, इश्तिहारात लगाते हैं, उस पर जो खर्च होते हैं। एग्जेक्टिव सैलरीज़ जो हैं या ऑफिस रेंट है, ये एग्जांपल्स हैं सम काइंड्स ऑफ कॉस्ट्स। कॉस्ट से मुराद है पीरियड कॉस्ट। तो ये पीरियड कॉस्ट की, यानी ये पीरियड टू पीरियड चेंज होती रहती है, ये किसी मखसूस वक्त के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ईद पर आप अलाउंस देते हैं अपने मुलाजमीन को, तो हर महीने तो नहीं ना होगा अलाउंस। अब हर महीने उनकी सैलरी एक फ़िक्स सैलरी होगी, वो तो प्रोडक्ट कास्ट के अंदर आ गई। लेकिन अब एक ही ईद आनी है या दो ईदें आनी है साल के अंदर, आप एक ईद पर देते हैं अलाउंस या दो ईदों पर देते हैं, तो एक दो मंथ में अलाउंस होगा। लेकिन सारे मंथ जो हैं, साल के सारे महीने जो हैं उनके अंदर नहीं होगा। तो इसलिए ये किसी मखसूस पीरियड के अंदर हो सकती है ये कॉस्ट। तो इसी तरह आप एडवर्टाइज़ करते हैं तो वो भी उससे रूटीन से हट कर है, तो इसलिए ये वाली कॉस्ट जो है ये पीरियड कॉस्ट के अंदर आती है। अच्छा, इसके बाद है कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर हम कॉस्ट की कितनी कैटेगरीज कर सकते हैं। सबसे पहली है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मौका लागत। Opportunity cost is the potential benefit that is given up when one alternative is selected over another. ये वो फ़ायदा है जो किसी दूसरे मौके को सिलेक्ट ना करने से यानी छोड़ देने से ज़ाया हो जाता है। आपका जो मुनाफा ज़ाया हो जाता है किसी अल्टरनेटिव मेथड को अपनाने से, किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन को ना सिलेक्ट करने की वजह से जो आपका नफ़ा आपको नहीं पहुंचा, ये वो कॉस्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी उसने वही लिखा है, इट इज़ द प्रॉफिट लॉस्ट बाय अवॉइडिंग द बेस्ट कंपीटिंग अल्टरनेटिव। तो मतलब ये कोई चीज़ जो है ना, दूसरा ऑप्शन जो है उसको छोड़ देने से, उससे अवॉइड करने से जो आपका लॉस होता है, या पोटेंशियल बेनिफिट जो है जो गिवन अप हो जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, रह जाता है, खो जाता है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मतलब आपके पास कुछ कमाने की, कुछ अच्छा हासिल करने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने वो सिलेक्ट नहीं की, अवेल नहीं की, और वो लॉस हो गई, तो उसको अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलते हैं। ये डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर है, ठीक है ना। देखें ना, आपने डिसीजन मेकिंग करनी थी, आपने एक फ़ैसला लेना था, लेकिन आपने फ़ैसला नहीं किया उसके बारे में, तो आपका लॉस हो गया, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट में आएगा। ये डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर हमने इसकी कैटेगरी की है। ओके, इसकी मिसाल उसने यहाँ पे दी है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर असलम इज़ एम्प्लॉयड विद अ कंपनी दैट पेज़ हिम अ सैलरी ऑफ Rs 300,000 पर ईयर। मिसाल के तौर पर मिस्टर असलम जो है उसको एक नौकरी मिल रही थी, और जो जिस कंपनी में मिल रही थी वो उसको 3 लाख रुपए सालाना सैलरी देगी, या उसने देनी थी। ही इज़ थिंकिंग अबाउट लिविंग द कंपनी एंड डूइंग हिज ओन बिज़नेस। अब उसने कहा कि मैं ये कंपनी छोड़ देता हूँ और मैं अपना कारोबार शुरू करता हूँ। तो सिंस डूइंग हिज ओन बिज़नेस वुड रिक्वायर दैट ही गिव अप हिज Rs 300,000 सैलरी। तो उसका जो अपना बिज़नेस शुरू करने की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसको अपनी 3 लाख रुपए सालाना वाली सैलरी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, वो अपनी पहली जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो उसने वो जो 3 लाख रुपए वाला जो मौका है वो छोड़ देना है। द फॉरगॉन सैलरी वुड बी एन अपॉर्चुनिटी कास्ट, उसको उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलेंगे। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। यानी आपको कोई मौका मिल रहा था, आपने वो मौका अवेल नहीं किया, तो उसकी जो आपको बेनिफिट मिलना था जो आप नहीं मिलेगा, उसको हम आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट यानी ख़त्म शुदा लागत। अ संक कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बिन इनक्योर्ड एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाई एनी डिसीजन मेड नाउ और इन द फ्यूचर। ये वो कॉस्ट है, ये वो खर्च है, ये वो लागत है जो पहले ही खर्च हो चुकी है, ठीक है। एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, और जो कि बाद में किसी भी डिसीजन मेकिंग से, कोई भी फ़ैसला लेने से वापस नहीं लाई जा सकती। फ्यूचर के अंदर या अब कोई भी फ़ैसला लेने से अब या मुस्तकबिल में किसी फ़ैसले से वापस नहीं आ सकती। इस कॉस्ट को हम संक कॉस्ट बोलते हैं, यानी जो पहले ही खर्च हो चुकी है, अब कोई भी हमारा फ़ैसला लेने से वो वापस नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर उसकी एग्जांपल लिखी है कि अगर एक मशीन परचेज्ड एट 500,000 रुपीज़ सेवरल ईयर्स अगो, यानी कई साल पहले आपने एक मशीन जो है वो 5 लाख रुपए में ख़रीदी थी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नाउ इट हैज़ बिकम ऑब्सोलेट। तो अब जो है ना वो पुरानी हो चुकी है, यानी उसका मॉडल जो है वो पुराना हो चुका है, नकारा हो चुकी है। ऑब्सोलेट का मतलब है नकारा हो चुकी है। एनी डिसीजन कैन नॉट रिकवर द ओरिजिनल कॉस्ट इनक्योर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो अब आप कोई भी फैसला कर लें, वो वाली जो लागत है ना वो वापस नहीं आ सकती, वो अब ख़त्म हो चुकी है। एंड कैन नॉट बी डिफरेंशियल कॉस्ट इन एनी फ्यूचर डिसीजंस, हिंस सच कॉस्ट इज आर इग्नोर्ड इन डिसीजंस। तो ये वाली कॉस्ट जो होती है ना, ये बाद में फिर फैसलों के अंदर इग्नोर कर दिया जाता है, मुस्तकबिल में इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि ये तो खर्च हो चुके हैं ना, अब ये वापस नहीं आ सकती क्योंकि ये पहले खर्च हो चुकी है। अब जो मर्ज़ी डिसीजन लें इस मशीन के बारे में, ये तो नकारा हो गई है। तो ऐसी कास्ट को संक कास्ट बोलते हैं, यानी ख़त्म शुदा लागत। अच्छा, इसके बाद है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट इज़ द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन टोटल कॉस्ट बिटवीन एनी टू अल्टरनेटिव्स ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी और पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम या डिसीजन। अच्छा, ये वो फ़र्क होता है या वो कॉस्ट होती है जो दो मुख्तलिफ ऑप्शंस में अखराजात की तब्दीली की वजह से आती है। दो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है ना, उनमें जब आप तब्दीली करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो उसमें जो कमी या ज़्यादती होती है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं। इफ़ देयर इज़ इंक्रीज़ इन द कॉस्ट फ्रॉम वन अल्टरनेटिव टू एन अदर अल्टरनेटिव, अगर लागत जो है ना वो बढ़ती है तो देन दिस कॉस्ट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो फिर इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे, यानी इंक्रीमेंट हो गया है कॉस्ट के अंदर। वेयर एज इफ़ इन केस ऑफ डिक्रीज इन कॉस्ट फ्राम वन अल्टरनेटिव टू एन अदर, इट विल बी नोन एज डिक्रीमेंटल कॉस्ट। और अगर कॉस्ट जो है वो कम हुई है, दो मुख्तलिफ जो हैं ऑप्शंस उनमें अखराजात की कमी हुई है, तो इसको हम डिक्रीमेंटल बोलते हैं, यानी डिक्रीमेंट हुआ है इंक्रीमेंट का जो उल्ट होता है। अच्छा, इसकी मिसालें मैं आपको देता हूँ, फिर आपको वाज़ेह हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी जो है ना वो 500 मोबाइल तैयार करती है, तो पहले 500 करती थी लेकिन अब वो 700 मोबाइल तैयार करने जा रही है, तो उस पर जो इस फैसले की वजह से लागत आएगी ना, तो वो लागत बढ़ जाएगी। ज़ाहिर बात है, पहले 500 करती थी, अब 700 करेगी, तो लागत बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इंक्रीमेंट हुआ है ना कॉस्ट के अंदर, इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे। लेकिन अगर वो 500 की बजाय 400 मोबाइल कर देती है, तो अब वो उसने प्रोडक्शन कम कर दी है ना, तो ज़ाहिर बात है कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब ये डिक्रीमेंट हुआ है, यानी ये इस कॉस्ट को हम डिक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे, इस फैसले से जो कॉस्ट होगी। इसके बाद होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड या इन्वॉल्व्स द कैश आउटफ्लो ड्यू टू अ पर्टिकुलर मैनेजमेंट डिसीजन एक्टिविटी। ये वो कॉस्ट होती है जो बराह रास्त नकद रकम की सूरत में अदा की जाती है, कैश आउटफ्लो की सूरत में अदा की जाती है। इसको हम कैश आउटफ्लो जो है ना, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर लाइट पर जो कॉस्ट होती है, या लेबर की वेजेस होती है, मज़दूरों की तनख्वाह, या जो खाम माल की ख़रीदारी होती है, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये सारी चीज़ें, इन पर जो खर्च हो रहा होता है ना, वो डायरेक्ट कैश की सूरत में खर्च हो रहा होता है, तो इसलिए इसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आप कह सकते हैं इसकी एग्जांपल्स में से। यानी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्ट कैश की सूरत में पे की जाए, उसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं। और इसकी मिसालें जो हैं वो वेजेस ऑफ लेबर है, और लाइट है, इस तरह की परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल है। तो ये कुछ इस कैटेगरीज़ थी। नेक्स्ट हमारे पास हैं बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ कॉस्ट्स। कॉस्ट की कंट्रोल के लिहाज से हम इसकी कैसे कैटेगरीज़ बना सकते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, यानी लागत जो है ना उस पर काबू पाने के लिहाज से हम इसकी दर्जा बंदी कैसे कर सकते हैं। कॉस्ट में भी क्लासिफाइड एज कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसके लिहाज से हम दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम कंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं और दूसरी अनकंट्रोलेबल।
अच्छा, कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? अ कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर मैनेजर ऑफ एन अंडरटेकिंग इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। ये वो लागत होती है जिसे मैनेजर या कोई कारोबारी शख्स जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है। दिस कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर मैनेजर और अ बिजनेसमैन। कोई कारोबारी शख्स या जो मैनेजर है इसको कंट्रोल कर सकता है, इसको हम कंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आप वही दे सकते हैं, लेबर वेजेस आप दे सकते हैं, या रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, उनकी जो कीमत है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, या बिजली के जो अखराजात हैं, लाइट एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें जो है ना ये कंट्रोलेबल होती हैं, मैनेजर इनको कंट्रोल कर सकता है। तो वही एग्जांपल्स आप इसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने लिखा भी है रॉ मटेरियल्स आर कंट्रोल्ड, ये भी कर सकते हैं। लेबर, लुब्रिकेंट्स, कटिंग टूल्स एंड पावर कॉस्ट्स इनक्योर्ड इन द मशीन डिपार्टमेंट। तो बहरहाल वो ज़्यादा आसान है, वो कर लीजिएगा। इसके बाद है अनकंट्रोलेबल कास्ट्स। अनकंट्रोलेबल कास्ट्स वो होती हैं जो नाकाबिले कंट्रोल होती हैं। दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मैनेजर ऑफ अ फर्म। तो ये किसी मैनेजर से या किसी बिजनेस मैन से जो है ना वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। ये वो लागत है जिसे किसी खास मैनेजर या फ़र्द के ज़रिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता, विच इज़ अनकंट्रोलेबल। सो इस कॉस्ट को हम अनकंट्रोलेबल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है, आपका बिज़नेस जो है उसका रेंट, या ये अनकंट्रोलेबल है। या टैक्स जो है ना, टैक्स की एग्जांपल आप दे सकते हैं, टैक्स भी अनकंट्रोलेबल है, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कॉस्ट जो है ना ये मैनेजर से कंट्रोल नहीं हो सकती। ना तो वो रेंट, किराया जो है उसको कंट्रोल कर सकता है कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो ज़ाहिर बात है मालिक ने कम करना है या ज़्यादा करना है। और टैक्स जो है वो भी हुकूमत ने बढ़ाना या कम करना है, तो इसको भी मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वाली कॉस्ट जो है ना ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। बाकी कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट, या वो तो अपनी मर्ज़ी से वो कम ज़्यादा कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। उसने कॉस्ट बढ़ानी हो या कम करनी हो वो उसके हाथ में होता है, लेकिन ये उसके अख्तियार में नहीं होता, मैनेजर या बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होता। तो ऐसी कॉस्ट को हम अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। इसके बाद है कॉस्ट की कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम की बुनियाद पर हम कॉस्ट को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? तो कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इनटू टू कैटेगरीज, एक्चुअल कॉस्ट एंड प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट जो है, असल लागत या हकीकी लागत। द कॉस्ट विच आर असरटेन्ड आफ्टर बीइंग इनक्योरेंस आर कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट्स और हिस्टोरिकल कॉस्ट। इन एक्चुअल कॉस्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये वो कॉस्ट होती है जो किसी की चीज़ के तैयार होने के बाद, इनक्योरेंस के बाद हमें पता चलती है, मालूम होती है। इस लागत को हम एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम कोई चीज़ तैयार करते हैं या कोई चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे मशीन के पुर्जे ख़रीदते हैं, तो उन पार्ट्स को जब हम ख़रीदते हैं तो ख़रीदने के बाद हमें पता चलता है कि इस पर कितनी लागत आई है। इसके बाद है प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, यानी मुतवक्का लागत। दीज कॉस्ट्स आर एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये जो है ये एस्टिमेट की जाती है, यानी अंदाज़ा लगाया जाता है इस कॉस्ट के बारे में, ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस विच आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट्स इनक्योर्ड इन द पास्ट। तो ये जो माजी के अंदर आपकी कॉस्ट हो चुकी होती है ना, जो माजी का तजर्बा होता है आपका, माजी में कितनी लागत हुई थी, उसके हिसाब से जो तखमीना लगाया जाता है, जो अंदाज़ा लगाया जाता है ना, उस कॉस्ट को प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री अंदाज़ा लगाती है पिछले साल के जो उसके होते हैं ना दादो शुमार, उनको देखकर वो अंदाज़ा लगाती है कि अगले साल रॉ मटेरियल परचेज़ करने पर या लेबर पर हमारा कितना ख़र्चा होगा। तो ये जो होगा है ना, मतलब जो अंदाज़ा लगाते हैं कॉस्ट के बारे में, इसको हम प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो ये वक्त की बेस पर इसकी कैटेगरीज़ हैं। एक तो काम होने के बाद, वक्त गुजरने के बाद जिसका पता लगता है उसको एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं, और एक जिसके बारे में पहले से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतनी कॉस्ट होगी, उसको प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट बोलते हैं। इसके बाद अदर कॉस्ट्स हैं। देयर आर सम अदर कॉस्ट्स विच आर डेल्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कुछ और भी टाइप्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जिनसे हम डील करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहली है जी जॉइंट कॉस्ट्स। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट जो होती है ना, मुश्तरका लागत भी इसको बोलते हैं। जॉइंट कॉस्ट इनक्योर वेयर द प्रोसेसिंग ऑफ अ सिंगल रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट्स in two or more various joint products or byproducts up to the point of separation simultaneously। अच्छा, ये वो लागत होती है जो एक ही प्रोडक्शन के दौरान, यानी आप एक ही अमल कर रहे हैं लेकिन उसके दौरान कई मसनूआत जो है ना वो एक साथ आती हैं, तो उनमें अलग अलग तकसीम करना मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। ये मिसाल से आपको समझ आ जाएगी, जैसे कि कैरोसिन, फ्यूल ऑयल और गैसोलीन एंड अदर ऑयल प्रोडक्ट्स आर डिराइव्ड फ्राम क्रूड ऑयल।
क्रूड ऑयल जो होता है ना, खाम तेल जिसको बोलते हैं, खाम तेल जो ज़मीन से निकलता है तो उसको फिर रिफ़ाइन किया जाता है। तो उस क्रूड ऑयल से अब वो एक प्रोडक्ट है, उस पर सिंगल रॉ मटेरियल है, उस पर जब अमल होता है तो प्रोडक्शन के दरमियान कई जो है ना वो वेरियस प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, या उनको बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उसमें कैरोसिन होती है, फ्यूल ऑयल होता है, गैसोलीन, यानी उसमें पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह इस किस्म की चीज़ें उस क्रूड ऑयल से निकलती हैं। तो अब उन चीज़ों पर हमने अलग अलग तो खर्चा नहीं ना किया, कैरोसिन ऑयल पर या फ्यूल ऑयल पर या गैसोलीन पर, गैस पर, उन पर हमने अलग अलग पेट्रोल बनाने के लिए या डीजल बनाने के लिए अलग कॉस्ट नहीं की। हमने सिर्फ क्रूड ऑयल जो है ना वो ख़रीदा है, क्रूड ऑयल पर हमारा खर्चा है। तो उसमें से आगे ढेर सारे बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो इस कॉस्ट को ना हम जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं, यानी हमने एक रॉ मटेरियल पर कॉस्ट की और उसमें से आगे ढेर सारे बाई प्रोडक्ट्स बन गए, तो इसको हम मुश्तरका लागत कह सकते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स की ये मुश्तरका लागत है, एक ही कॉस्ट हुई है इन सारे प्रोडक्ट्स पर। अच्छा, इसके बाद एक टाइप है वैल्यू एडेड कॉस्ट। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी दैट इंक्रीजेज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। ये वो होती है कॉस्ट, यानी जो मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जो मायार होता है, जो उसका स्टैंडर्ड होता है, उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसको हम वैल्यू एडेड कॉस्ट बोलते हैं। मिसाल इसकी दे सकते हैं, जैसे कोई मोबाइल कंपनी जो है वो नया मॉडल लॉन्च करती है तो वो पहले से मतलब अच्छी क्वालिटी जो है वो देने की कोशिश करती है, तो उस पर जो उसकी कॉस्ट आती है इसको वैल्यू एडेड कॉस्ट बोलते हैं, यानी वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसकी वैल्यू को बढ़ाती है, बढ़ाने पर जो कॉस्ट आती है। इसके बाद है नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। अच्छा, अनलाइक वैल्यू एडेड कॉस्ट, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी दैट एड्स कॉस्ट टू अ प्रोडक्ट और सर्विस बट डज नॉट इंक्रीज इट्स मार्केट वैल्यू। अच्छा, ये वो कॉस्ट होती है जो वैल्यू एडेड कॉस्ट की तरह कॉस्ट में तो इजाफा होता है, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू है ना, जो उस चीज़ की वैल्यू है, जो उस प्राइस का स्टैंडर्ड है जो उस चीज़ का, उसको नहीं बढ़ाती। यानी मॉडल अप किया है, उस पर कॉस्ट भी आई है, लेकिन उस मॉडल अप करने से उसका जो रेट है वो ज़्यादा नहीं हुआ, उसका जो रेट है वो वही रह गया है, मतलब उसकी प्राइस वही रह गई है, जो उससे इनकम आनी थी, जो प्रॉफिट आना था वो उतना ही है, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, उसका मॉडल बढ़ा दिया है, तो इसको नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर उसने लिखा है द कॉस्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ सच एज अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और नॉन वैल्यू एडिंग। तो मिसाल के तौर पर गलत प्रोडक्शन की वजह से आप कोई मॉडल बनाते हैं, कोई चीज़ प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वो गलत बन जाता है, तो इसलिए आपको दोबारा बनाना पड़ता है, तो अब उसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा ना, जो सही बनेगा वो बिकेगा, तो उसके साथ एक गलत बन जाता है, तो ये नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है, यानी उसकी वैल्यू में इजाफा नहीं हुआ, प्रॉफिट उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट में इजाफा हो गया है। एक तो ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना वो गलत बन गया है, रॉन्ग प्रोडक्शन है। दूसरा ये है कि गैर ज़रूरी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इंतज़ामी मैनेजमेंट जो है, रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, इसकी वजह से आ सकती है नॉन वैल्यू एडिंग कॉस्ट, और या फिर ख़राब मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, इन चीज़ों से जो कॉस्ट आती है ना, इसको हम नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक कॉस्ट की मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ थी वो एंड हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जो है ना वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है आपको आसान अल्फाज के अंदर समझाने की। मैं दोबारा ना इनको ज़रा रिव्यू कर देता हूँ कि कास्ट जो है इसकी क्लासीफाई कितने तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला जो तरीका था ना वो इसका रिलेशन विद एक्टिविटी, उसके लिहाज से इसको क्लासीफाई किया गया था। तो उसके जो टाइप्स बनाई गई वो थी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, दो कैटेगरीज़ के अंदर इसको डिवाइड किया गया, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट तीन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया, बिहेवियर के रिस्पेक्ट से, रिलेशन विद एक्टिविटी के रिस्पेक्ट से। इसके बाद दूसरा तरीका जो था कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स की रिस्पेक्ट से हमने इसको डिवाइड किया, कितनी कैटेगरीज़ के अंदर, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। ठीक है, दो कैटेगरीज़ बनाई। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुनियाद पर हमने इसकी कैटेगरीज़ बनाई, प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरी जो है वो कौन सी थी, पीरियड कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट हमने दो कैटेगरीज़ बनाई इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुनियाद पर। इसके बाद डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर हमने इसकी कैटेगरीज़ बनाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट, किधर गई है, संक कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट। इसके अलावा जनाब थी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो ये डिफरेंट थी डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर। इसके बाद कंट्रोल की बेस पर ना, कॉस्ट कंट्रोल की बेसिस पे हमने इसकी कैटेगरीज़ बनाई, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट।
ठीक है। फिर हमने टाइम की बेस पे इसकी कैटेगरीज बनाई, टाइम की बेसिस पे एक्चुअल कॉस्ट और प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। इसके बाद हमने कुछ और कैटेगरीज इसकी डिस्कस की कि इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस होती हैं। एक जॉइंट कॉस्ट होती है और इसके अलावा वैल्यू एडेड कॉस्ट होती है और नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स, तो ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपने ये सारा लिखने नहीं बैठ जाना। इसमें जो आपको आसान लगती है ना, ये एंड वाली काफ़ी आसान है। एक अदर कॉस्ट आसान है, इसके अलावा टाइम बेस्ड जो कॉस्ट है ये आसान है, और कंट्रोल बेस कॉस्ट जो है ना ये ज़्यादा आसान है। तो जो आपको ज़्यादा इजी लगती हैं ना, वो 3-4 कैटेगरीज इसकी लिख दीजिए। 3-4 कैटेगरीज से मुराद है 3-4 तरीके जिनके ज़रिए इसको कैटेगराइज़ किया गया है, ठीक है। तो एक तरीका ये है ना डिसीजन मेकिंग, दूसरा टाइम बेस्ड है, अदर कॉस्ट्स हैं। तो इस तरह करके आपको जो इजी लगे ना, वो आप 3-4 तरीक़ों से इनकी कैटेगरीज जो है ना वो लिख दीजिएगा। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे ऐड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।